हाय गाइस। तो ये जो वीलॉग है ये मैंने सोचा मॉर्गेज पर बनाऊं कि यहाँ पर जो अगर आपने होम बाय करना होता है तो क्या होना चाहिए। अच्छा, ये काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि अक्सर लोग जो कि यहाँ पे आने का प्लान करते हैं वो 6 महीने बाद, 1 साल बाद और शायद उससे पहले भी अगर वो ऑलरेडी लैंड कर चुके हैं कनाडा में, तो उनको ये जानना होता है कि मॉर्गेज यहाँ पर किस तरह चलता है, किस तरह उसका पूरा प्रोसेस है। देखें, कनाडा में एक चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी क्रेडिट हिस्ट्री। अब क्रेडिट हिस्ट्री क्या होती है? क्रेडिट हिस्ट्री ये होती है कि यहाँ पर आपको आपने अगर बिल्स पे कर रहे हैं ऑन टाइम तो वो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री में आ जाता है। सही है। इसी तरह अगर आपने कोई और चीज़ें आप ले रहे हैं और उसको टाइम पे कर रहे हैं और कोई आपके ऊपर क्रेडिट नहीं चढ़ा हुआ, कोई लोन नहीं चढ़ा हुआ, और अगर चढ़ा हुआ भी है तो आप पे ऑफ उसको टाइम पे कर रहे हैं, तो दैट बिल्ड्स योर क्रेडिट हिस्ट्री। ये तो एक चीज़ हो गई। जो लोग कैश पे काम करते हैं या कैश पे करने की कोशिश करते हैं चीज़ों को, उनके लिए वो फिर अलग है, उनकी फिर क्रेडिट हिस्ट्री कभी भी नहीं बनती। अगर उनकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं बनती तो उनको बैंक से कभी लोन नहीं मिलता किसी भी किस्म का। इवन मतलब मैं ज़ाहिर है ऐसा काम करता हूँ कि मेरे पास जो है ना लोग आते रहते हैं मोबाइल लेने के लिए या मोबाइल प्लान्स लेने के लिए, और मेरे पास ऐसी ऑप्शंस आते हैं, मतलब सिस्टम खुद ही चेक करता है, इनका अपना इंटरनल सिस्टम होता है जो कि काइंड ऑफ सेंट्रलाइज्ड कह लें आप, उस तरह होता है। तो वो अगर आपने कोई डिफ़ॉल्ट किया हुआ है या कोई आपने पे ऑफ नहीं की हुई चीज़ें, तो फिर वो क्रेडिट हिस्ट्री जो है ना आपकी हिट होती है और आप इवन मोबाइल सिम भी नहीं ले सकते। मतलब वो फिर आपको कहता है कि आप प्रीपेड पे जाएं रादर दैन कि आप मोबाइल सिम लें। तो आप इमेजिन करें कि क्रेडिट हिस्ट्री की कितनी इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। इसी तरह अगर आप गाड़ी लेने जाते हैं तब भी क्रेडिट हिस्ट्री चेक होती है, अगर आप घर लेने जाते हैं तब भी क्रेडिट हिस्ट्री चेक होती है। तो आइडिया इज़ दैट कि बेसिकली जो आप जिसको लोन दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इस तरह तो होता नहीं कि घर के कागजात आपने रखवा लिए और बोला कि यार आप घर के कागजात रख दो और लोन ले लो, तो ऐसा तो होता नहीं है। क्योंकि ना किसी के पास घर होता है, ना गाड़ी होती है, सारी चीज़ें फाइनेंसिंग पर चल रही होती है। इसी तरह घर का भी होता है। तो क्रेडिट हिस्ट्री का अच्छा होना ज़रूरी होता है। अब पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर कोई रह ही नहीं रहा यहाँ पे, क्योंकि अक्सर लोग होते हैं जो कि गल्फ़ से आ रहे होते हैं या इवन पाकिस्तान, इंडिया से आ रहे होते हैं, लेकिन उनके पास पैसा होता है और वो चाहते हैं कि यार मैं जो हूँ घर ले लूँ जल्द से जल्द। पहले आ गए, थोड़े कुछ महीने सेटल हो गए, रादर दैन पेइंग द रेंट मैं घर ले लूँ किसी तरह। तो अब उसके लिए वो क्या कर सकते हैं? अब उसके लिए फिर वो ये करते हैं कि यहाँ पर वो बैंक अकाउंट अपना खुलवाते हैं, क्रेडिट कार्ड बनवा लेते हैं। सही है। और काइंड ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग कर ली या ऑनलाइन किसी भी किस्म की शॉपिंग हो सकती है, अमेज़ॉन के थ्रू हो सकती है, जो भी हो सकता है, वो सब कर वर के थोड़ी सी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड कर लेते हैं ताकि लेटर ऑन जब वो मॉर्गेज लेने जाएँ तो उनको प्रॉब्लम ना हो। इसी तरह कुछ कुछ और पेमेंट्स भी होती हैं कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपने यहाँ पर रह रहे हैं तो आपने अपने किसी फ्रेंड को बोल दिया कि यार मैं तुम्हारे बिल्स पे कर दूँगा, लेट्स बिल्ड, ताकि मेरी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्डअप हो जाए। फ्रेंड को अपनी भी करनी होगी तो ऑब्वियसली उसमें आपको डिसाइड करना पड़ता है कि कौन से आप उसके बिल पे करोगे, कौन से वो आपकी करेगा। लेकिन माय पॉइंट इज़ दैट कि इस तरह आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड हो सकती है। जो लोग यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, जो यहाँ पर होते हैं, उनका तो चक्कर ही अलग है ना। वो तो क्रेडिट कार्ड वगैरह वैसे ही यूज़ करते हैं, कोई फ़ोन फाइनेंसिंग पे ले लेता है, कोई गाड़ी फाइनेंसिंग पे ले लेता है, इस तरह करके, और उनकी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्डअप होती रहती है। अच्छा, अब आ जाते हैं मॉर्गेज पर। मॉर्गेज का क्या चक्कर होता है? मॉर्गेज का यहाँ पर ये चक्कर होता है कि जब आप पहले तो इरादा करते हैं कि आपने घर लेना है, ठीक है, फिर आपने जगह देखते हैं, उसके बाद से आप एक काइंड ऑफ असेसमेंट या प्री असेसमेंट उसको कह लें, आप करवाते हैं। ठीक है। प्री असेसमेंट आपकी क्या है? प्री असेसमेंट आपकी ये है कि आप कितना कमाते हैं, सही है, और आप डाउन पेमेंट कितनी पे ऑफ कर सकते हैं, उसके लिहाज से आपको घर मिलता है। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई $14 कमा रहा है और दोनों हस्बैंड वाइफ कमा रहे हैं अगर, तो लेट से कि उनको अगर $2.5 लाख का अप्रूवल मिला है, तो उसमें बाकी, और वो 4 लाख का घर लेना चाहते हैं, तो उनको जो है $1.5 लाख जो है अपनी तरफ से डालने पड़ेंगे एज डाउन पेमेंट टू बाय दैट हाउस, बिकॉज बैंक आपको 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं देगा। और ये मैं बात कर रहा हूँ कि तकरीबन यूजुअली लोग 25 साल 30 साल के लिए मॉर्गेज लेते हैं, 25 साल तक के लिए लेते हैं। तो आप इमेजिन करें कि
$14 अगर आप कमा रहे हो तो इस तरह उनकी जो कैलकुलेशन होती है, इसमें इंटरेस्ट रेट भी शामिल होता है कि इंटरेस्ट रेट जैसे आजकल कोई 5.5 चल रहा है इंटरेस्ट रेट, प्रॉब्ली अराउंड वो फ्लक्चुएट करता रहता है, लेकिन अराउंड यही फिगर है। और फिर उस घर की क्या कीमत है, तो घर अगर 4 लाख का है और उस पर बैंक कितना इंटरेस्ट लेगा 5% के हिसाब से, अगर फॉर एग्जांपल बैंक ले रहा है उस पर इंटरेस्ट, तो वो आप 25 साल में पे करेंगे, तो वो आपकी इंस्टॉलमेंट्स बन जाती हैं पर मंथ। लेकिन उसके लिए जो ज़रूरी जो चीज़ होती है वो ये होती है कि आप जो है कितना कमाते हैं यहाँ पर, सही है। सोशल इंश्योरेंस जो जो आपका सीसीबी है, जो कि चाइल्ड केयर बेनिफिट है, वो आपको कितना आ रहा है, आपकी बेसिकली वो ये देखना चाहते हैं कि आपकी हाउस होल्ड इनकम कितनी है। अगर आपकी हाउस होल्ड इनकम जो है वो कम है तो आपको कम का लोन मिलेगा। अगर आप अपनी हाउस होल्ड इनकम ज़्यादा शो करवा सकते हैं तो आपको ज़्यादा का लोन मिल सकता है। सो ये इसका कैच है और ये समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, वंस आपने जब मॉर्टगेज के लिए अप्लाई मतलब प्री असेसमेंट करवा ली, आपको पता चल गया, आप मॉर्टगेज के लिए अप्लाई करते हैं और उसके बाद से बैंक थोड़ी सी इंस्पेक्शन वगैरह करता है कि भाई आप दे भी सकते हैं, प्रॉपर्टी एग्जिस्ट भी करती है, फाइनेंशियली तो कर लिया उन्होंने, फिर फिज़िकली भी वो जाके प्रॉपर्टी को चेक करेंगे और वो सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद से लेट से कि अक्सर लोग पूछेंगे, जैसे अब इधर डिफरेंट किस्म के घर होते हैं, अगर आप डिटैच होम लेते हैं तो उसमें तो इतना मसला नहीं होता, क्योंकि उसकी सफाई वगैरह, जो बाहर की बर्फ़ वगैरह साफ़ करनी होती है, ग्रास जो होती है, वो आपकी ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन अगर आप कॉन्डो लेते हैं या टाउन हाउसेस जो कि जुड़े हुए घर जो होते हैं यहाँ पर, उस तरह की चीज़ें अगर आप लेते हैं तो फिर वो ज़िम्मेदारी, या अगर अपार्टमेंट लेते हैं तो वो ज़िम्मेदारी फिर जिनके अपार्टमेंट्स होते हैं उनकी हो जाती है। तो होता ये है कि अगर आपने कॉन्डो वगैरह लिए तो उनकी अलग फ़ीस भी होती है, जिसे कॉन्डो फ़ीस कहते हैं हम लोग यहाँ पर। उसका मकसद ये होता है कि 500 $, $300 वट एवर इज़ द कॉन्डो फ़ी, जिसमें वो बर्फ़ वगैरह और ग्रास कटिंग और वो सारी चीज़ें वो लोग ख़ुद कर रहे होते हैं। तो अब वो आपकी एडअप हो जाती है। फिर उसमें चाहे आप कोई सा भी घर लें, जब आपका अपना घर होगा तो यूटिलिटीज़ आप ख़ुद दे रहे होंगे, जिसमें अक्सर क्योंकि रेंट में होता ये कि पानी और गैस जो होती है वो इंक्लूडेड होती है। पानी, गैस और या पानी या हीटिंग कह लें, ठीक है। बाकी जो बिजली का जो बिल होता है वो आपको ख़ुद देना पड़ता है, जो इलेक्ट्रिक बिल जो होता है, ये एक यहाँ की नॉर्म है। लेकिन घर में आपको ये तीनों चीज़ें ख़ुद देनी पड़ेगी। घर की मेंटेनेंस भी आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर आप, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पीछे ये फ्लैट्स हैं, ठीक है, ये जो फ्लैट्स हैं इसमें अगर कोई भी मसला होता है तो क्योंकि रेंट के फ्लैट्स हैं ये, तो लोगों को कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग ख़ुद मेंटेनेंस कर लेते हैं, छोटा हो बड़ा मसला हो कुछ भी हो। लेकिन अगर बाय कोई करेगा तो उसको फिर सारी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। और यहाँ पे ये प्लम्बिंग और ये सारी चीज़ें, वेल्डिंग करवानी है, इस किस्म की चीज़ें जो घर की होती हैं। बाथरूम में कोई मसला हो गया या बेडरूम में कोई मसला हो गया, वो सारी चीज़ें आपको ख़ुद मेंटेन करनी पड़ेंगी अगर आप अपना घर लेंगे। तो वो कॉस्ट भी एक, जिसे बोलते हैं वेयर टेयर कॉस्ट काइंड ऑफ, वो भी जहन में रखें कि वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो एनीवेज़, तो आप एडअप करें तो मैंने जो अब तक जो रिसर्च की है कि आपका तकरीबन अबाउट 2500 to 3000 नॉर्मल कोई घर हो या कॉन्डो हो, इतने का तो आपको पड़ेगा ही। अब घर में एडवांटेज ये होता है कि लोग करते ये हैं कि अगर आपने बेसमेंट वाला घर ले लिया और लेट से कि वो लेट से वो 3500 या 4000 का भी बन गया, तो लोग उसको बेसमेंट को जो है रेंट पे दे देते हैं, ताकि उधर से उनका रेंट आता रहे और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो ख़ुद पे कर देते हैं। तो अगेन इट डिपेंड्स कि अगर लीगल बेसमेंट है या नहीं। लीगल बेसमेंट होता है कि जिसका बाहर से रास्ता होता है, लीगली अलाउड होता है कि हाँ ठीक है आप यहाँ पे इसको या ले सकते हो, और बना हुआ भी होता है। कॉन्डो वगैरह में अक्सर ये भी होता है, यहाँ पे घरों में ऐसा भी होता है कि बेसमेंट बना हुआ नहीं होता, आपको अलग से सेपरेटली बनाना होता है। तो जो मैंने कॉस्ट बताई है कि $2.5 लाख हो या $4 लाख हो, उसमें अक्सर ऐसा हो भी सकता है कि बेसमेंट बना हुआ ना हो। तो वो सारी निगोशिएशन ऑब्वियसली पहले होती है, उसके बाद से चीज़ें बनती हैं। तो ये एक बहुत एक पूरा काइंड ऑफ ओवरऑल मैंने थोड़ा सा प्रोसेस बता दिया। इन डेप्थ जाएंगे तो फिर तो वो जब जिसको घर लेना होगा वो फिर ज़ाहिर है मॉर्टगेज स्पेशलिस्ट ढूंढेगा, उसके बाद से रियल्टर ढूंढेगा जो कि प्रॉपर्टी आपको दिलाएगा और अच्छे कीमत में दिलाएगा। तो ये सारा प्रोसेस पूरा होता है। आई होप कि ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें मैं जितनी डिटेल बता सकता था बता दी है, कि वीडियो लंबी हो जाती है तो फिर लोग देखते नहीं हैं। लेकिन अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो ज़रूर देख सकता है। थैंक यू वेरी मच।